आज हम कक्षा 8वीं के नागरिक शास्त्र में पहला पाठ संसदीय शासन प्रणाली का परिचय करेंगे। संसदीय शासन प्रणाली यानी क्या, किसे कहते हैं? भारत में प्रधानमंत्री है, परंतु अमेरिका में प्रधानमंत्री क्यों नहीं है? संसदीय शासन प्रणाली में और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पश्चात देखिए, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अंतर क्या है। देखिए, प्रत्येक देश की शासन प्रणाली जो होती है वह अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का स्वरूप और विविध प्रकार की शासन प्रणालियों का स्वरूप जानने से पहले हम शासन संस्थाओं के मुख्य अंगों के संक्षेप में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। इस संस्था में विधानमंडल कानून बनाने का कार्य करता है और कार्यकारी मंडल उन कानूनों की प्रत्यक्ष रूप में कार्यवाही करता है। न्यायपालिका न्याय प्रदान करने का काम करता है। संविधान द्वारा इन तीनों अंगों के कार्य, उनके अधिकार क्षेत्र और सीमाएं तथा तीनों अंगों के परस्पर संबंध निर्धारित किए जाते हैं। ये संबंध किस स्वरूप में है, इस पर शासन संस्था का स्वरूप निश्चित होता है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली और एक है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। चलिए चलते हैं संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली की चर्चा करेंगे हम पहले। संसदीय शासन प्रणाली मुख्यतः इंग्लैंड में से विकसित हुई है। इंग्लैंड से विकसित हुई है। इंग्लैंड का संविधान जो है अलिखित संविधान है। इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। वहां आज भी शासक अधिकांश कार्यारूढ़ है, संकेतों के आधार पर चलता है। पार्लियामेंट भी पार्लियामेंट्री शासन प्रणाली को इंग्लैंड का योगदान माना जाता है। भारत में इस शासन प्रणाली को हमने संसदीय शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार किया। अर्थात इंग्लैंड की संसदीय शासन प्रणाली भारत की संसदीय शासन प्रणाली में व्यापक रूप में समानता पाई जाती है, परंतु संस्थात्मक उद्देश्य की दृष्टि से भारतीय शासन प्रणाली जो है वह भिन्न है। कैसे भिन्न है, देखिए चलते हैं आगे, उसकी विशेषताओं के ऊपर बात करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली की अगर हम बात करें तो शासन चलाने के लिए विधानमंडल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। संसद में के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, और एक तीसरा अभिन्न अंग जो होता है वह होता है राष्ट्रपति का। इन तीनों से मिलाकर संसद का निर्माण होता है। संसद की लोकसभा के प्रतिनिधियों का जो चुनाव है वह राजनीतिक चुनाव में राजनीतिक दल सहभागी होते हैं। राजनीतिक दल जो है वह सहभाग लेते हैं वहां। इन चुनाव में राजनीतिक दल को आधे से ज्यादा अंतर का बहुमत प्राप्त करना पड़ता है, और जिस दल को बहुमत ज्यादा प्राप्त होता है उस दल की सरकार बनती है। कई बार क्या होता है, किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है। बहुमत नहीं मिलता तो क्या होता है, बहुमत नहीं मिला तो दो तीन दल मिलकर सरकार बनाते हैं, और इस सरकार को क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। ऐसी सरकार को गठबंधन की सरकार कहा जाता है। क्या होता है, इस प्रकार की जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि है वो विधानमंडल के सदस्य बन के जाते हैं, और जिस राजनीतिक दल को ज्यादा बहुमत प्राप्त होता है ऐसे दल के नेता को वहां उसको सरकार बनाते हैं, उसकी सरकार बनती है। और ऐसे जो दल का जो नेता होता है, बहुमत प्राप्त जो दल का नेता होता है वह प्रधानमंत्री बनता है। जैसे अभी देखिए, अभी वर्तमान में पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को हमारे देश में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ, इसीलिए उनके दल के नेता श्री नरेंद्र जी मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। बरोबर। संसदीय शासन प्रणाली में एक कार्यकारी मंडल होता है, और इस कार्यकारी मंडल का दोहरा दायित्व रहता है। अब दोहरा दायित्व मतलब जिम्मेदारी है जिसको हम कहते हैं। तो कार्यकारी मंडल के रूप में उसे कानून का कार्यान्वयन करना पड़ता है, और वे विधानमंडल के सदस्य भी होते हैं।
अतः उन्हें विधानमंडल के प्रति दायित्व को भी निभाना पड़ता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो होते हैं अपने कार्यों और नीतियों के लिए पुनः विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि इसीलिए जो इसका अर्थ है कि मंत्रिमंडल को विधानमंडल के अधीन रहकर ही शासन चलाना पड़ता है। मंत्रिमंडल अगर मंत्री भी है तो वो विधानमंडल के नियमों को तार में रखकर काम नहीं कर सकते, और इसीलिए इसको संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहा जाता है। देखिए ये स्टेटमेंट आप याद रखिए, संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन प्रणाली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि वहाँ का जो विधायक दल के जो नेता होते हैं उनको उनका संसद का उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता है। सामूहिक उत्तरदायित्व जो है वो उसकी एक विशेषता है। किसी विभाग का निर्णय राज्य का निर्णय मान लिया जाता है और इस निर्णय का उत्तरदायित्व संपूर्ण मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व होता है। उसे प्रत्यक्ष रूप से कैसे लाया जाता है यह हम सोदाहरण जो है अगले आने वाले पाठों में देखेंगे। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल विधानमंडल के विश्वास पर टिका रहता है। इसका अर्थ यह है कि जब तक कार्यकारी मंडल को विधानमंडल का समर्थन प्राप्त होता है तब तक वह कार्यकारी मंडल अर्थात प्रधानमंत्री, और कार्यकारी मंडल कौन होता है? प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल पद बना रहता है। यदि विधानमंडल अथवा संसद को ऐसा लगता है कि कार्यकारी मंडल जो होता है वो विधि के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तब संसद अविश्वास प्रस्ताव क्या करता है? अविश्वास प्रस्ताव लाकर कार्यकारी मंडल को सत्ता से निष्कासित कर सकता है। और यह एक विश्वास प्रस्ताव जो होता है वह एक नियंत्रण रखने का एक प्रभावी साधन है उनके ऊपर कार्यों पर उनके नियमों पर नियंत्रण रखने का एक अच्छा साधन माना जाता है। संसदीय शासन प्रणाली जो होती है वह संसद अथवा विधानमंडल को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सर्वश्रेष्ठ संसद अथवा विधानमंडल को। इससे क्या होता है कि लोगों द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो संसद में आम जनता की अपेक्षाओं को रखते हैं, लोगों के हितों के लिए काम करते हैं। जो संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है वही कार्य उनके प्रतिनिधियों को करना पड़ता है। संसद के लोगों के प्रतिनिधियों का सदन होने के कारण, जनता के सर्वोच्च अधिकार को व्यक्त करने के कारण संसद का जो स्थान है वह श्रेष्ठ स्थान है। अतः इसे क्या कहा जाता है? संसदीय शासन प्रणाली। इसे क्या कहा जाता है? संसदीय शासन प्रणाली। अब संसदीय शासन प्रणाली को हमने क्यों स्वीकार किया होगा भाई? इसका रीजन क्या है? क्या है उसमें? क्यों उसी को संसदीय शासन प्रणाली को ही हमने स्वीकार किया और अध्यक्षीय शासन प्रणाली को क्यों नहीं स्वीकार किया? देखिए इसके बारे में इसीलिए हम कुछ कारण है क्यों ब्रिटिश काल में संसदीय संस्थान जो थे वो ब्रिटिश की निर्मित हुई थी। ब्रिटिश काल में ही संसदीय संस्थाओं की निर्मित हुई थी, क्योंकि हमारे देश में किसका शासन था? ब्रिटिशों का शासन था। तो ब्रिटिशों के माध्यम से शासन चलाना शुरू हुआ था, और संसदीय शासन प्रणाली जो थी वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक अभिव्यक्ति है, और इस प्रणाली का भारतीयों को परिचय हुआ। संविधान सभा में इस प्रणाली पर बड़ी चर्चा हुई थी। संविधानकर्ताओं ने इस प्रणाली में भारतीय परिस्थिति के अनुकूल ऐसे परिवर्तन किए। संसदीय जो प्रणाली थी उस प्रणाली में परिचर्चा मतलब क्या होता है? देखो, क्वेश्चन हावर जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन हावर मतलब एक निश्चित समय होता है जिसमें क्या होता है, सार्वजनिक हितों पर चर्चा की जाती है। कुछ जो सांसद होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र से शासन की नीतियों अथवा कानूनों के निहित दोष दिखाना, प्रश्नों को अन्यायपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना आदि कार्य जो होते हैं जो विरोधी दल करते हैं, है ना। इसमें विरोधी दल भी होता है, और विरोधी दल का काम क्या होता है? वह सही मुद्दों पर शासन को सहयोग देना, शासन की नीतियों अथवा कानूनों के निहित दोष दिखाना और प्रश्नों को अध्ययनपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना, ये विरोधी दल के काम है।
तो संसदीय सरकार का काम क्या होता है? सरकार के जो काम होते हैं वह लोगों के हितों के लिए नए नए कानून बनाना, ये उनकी सरकार के काम है। और विरोधी पक्ष के काम उनको सही रास्ता दिखाना, उनके सही कार्यों में प्रोत्साहित करना, और अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना। अगला जो क्या है देखिए, अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या होती है? अध्यक्ष शासन चलाने के लिए जो एक अध्यक्ष के रूप में चुनाव होता है, जिसको हम राष्ट्रपति कहते हैं, है ना। ऐसी शासन प्रणाली जो है देखो अमेरिका में होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति अभी कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। विधान जो मंडल के जो कार्यकारी मंडल होते हैं निर्लिप्त रहते हैं, उससे ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है। सिर्फ और जिसमें कार्यकारी जो प्रमुख होते हैं वो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, और उनका जो चुनाव होता है वो सीधा जनता के द्वारा होता है। हमारे यहाँ कैसा होता है संसदीय कार्य प्रणाली में? तो जनता के प्रतिनिधियों को हम संसद में भेजते हैं, लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि वहाँ जनता डायरेक्ट राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव करती है। और इसीलिए क्या होता है, इस प्रणाली को अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहा जाता है। शासन संस्थाओं के जो तीनों अंग हैं इस प्रणाली में जो है एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। उनके कार्यों में एक सूत्रता रहेगी, इसके लिए आवश्यक पारस्परिक संबंध भी रहते हैं। अमेरिका ने इस शासन प्रणाली का अंगीकार किया है, और इसकी कुछ विशेषताएं हैं, चलो देखते हैं उसको। क्या है कि यहाँ ऐसी पद्धति जो होती है वो विधानमंडल और कार्यकारी मंडल के बीच एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। वो कार्यकारी मंडल होता है और विधानमंडल जो होता है वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। विधानमंडल का एक सदन का चुनाव सीधे जनता द्वारा, तो राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव भी सीधे जनता द्वारा किया जाता है। राष्ट्राध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख होते हैं वहाँ के अध्यक्षीय शासन प्रणाली के। उन्हें कानून का कार्यान्वयन करने के साथ साथ अन्य अधिकार भी प्राप्त होते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में इस प्रकार की संरचना होने पर भी विधानमंडल कार्यकारी मंडल एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। और क्या है, एक दूसरे पर नियंत्रण रखने से उत्तरदायी पद्धति से शासन भी चलाया जाता है। संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अतिरिक्त अन्य कुछ शासन प्रणालियां जैसे कि फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी आदि देशों में हैं। विभिन्न देश अपनी परिस्थितियों के अनुकूल ऐसी शासन प्रणालियों को अवलंब करते हुए दिखाई देते हैं। अगले पार्ट में हम भारतीय संसद की संरचना, कार्यप्रणाली और भूमिका आदि का अध्ययन करेंगे। इस पार्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ जो कार्यकारी जो संरचना है, संसद की कार्यकारी संरचना, संसद की शासन प्रणाली जो है कैसे शासन किया जाता है उसके ऊपर चर्चा हुई। अभी अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, अगले पार्ट में हम संसद की संरचना और कार्यप्रणाली और उसकी भूमिका का अध्ययन करेंगे। इस आधार पर वीडियो देख करके, पढ़ करके, किताब पढ़ करके स्वाध्याय कंप्लीट करिए। ठीक है, चलो, थैंक यू।